एक साल पहले जब भारत ने प्रेसिडेंसी ली थी, उस समय एक उद्देश्य था कि हम गांव-गांव तक जाएंगे, ग्रास रूट्स तक जाएंगे। उस समय लगा कैसे होगा, लेकिन वाकई छोटे-छोटे जो शहर हैं, छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स, छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन, हर जगह G20 लिखा रहा। पर क्या लोगों तक उस हिसाब से पहुंच बनी? आप संतुष्ट हैं इसे लेकर? देखिए, G20 जब भारत में आई तो इसकी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, क्योंकि ये लीडर्स समिट होती है और उनका जो लक्ष्य था कि हमारी प्रेसिडेंसी बहुत इंक्लूसिव हो और एक साधारण व्यक्ति की प्रेसिडेंसी हो, जिसको पीपल्स प्रेसिडेंसी बोला जाता है। तो बाकी देशों में जब G20 होती है तो एक शहर में होती है, उनकी कैपिटल सिटी में होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार था कि इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हम सारे स्टेट्स में, सारे यूनियन टेरिटरीज में गए और करीब 60 शहरों में गए और हमने सारे स्कूल, कॉलेजेस, उनके बच्चों के मॉडल G20 कराए, उनके एस्से कॉन्टेस्ट कराए, क्विज कॉन्टेस्ट कराए। तो हर बच्चे को पता चला पहली बार कि G20 क्या होता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और ग्लोबल इश्यूज के बारे में सुनने का, समझने का, पढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। तो ये वाकई में एक बड़ी पीपल्स प्रेसिडेंसी रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अभी तक शेरपा जो शब्द है वो माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में सबने सुना था। अब सबने सोचा G20 शेरपा। अब हम अपने दर्शकों को भी बताएं, आप सबसे विश्वस्त दोस्त समझ लीजिए, दूत समझ लीजिए भारत के नेतृत्व का, पूरे देश का। यानी कि जो बाकी नेताओं का काम शुरू होता है वर्ल्ड लीडर्स का, उससे पहले आपका काम शुरू हो जाता है और उसके बाद तक आपका काम चलता है। तो शेरपा ये नेपाली शब्द है और शेरपा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका काम होता है वो अपने लीडर को माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचाए, ये शेरपा का काम होता है। हाँ। तो मैं अपने लीडर के शेरपा की तरह, माननीय प्रधानमंत्री जी के शेरपा की तरह काम कर रहा हूं और हर देश में शेरपास होते हैं जो अपने लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं और वो आपस में चर्चा करते रहते हैं सारे, और वो फाइनली एक लीडर्स डिक्लेरेशन पर काम करते हैं जो कि लीडर्स अप्रूव करते हैं। इतने विस्तृत, इतने अलग अलग सोच विचार वाले देश हैं, उसमें जो आपका काम है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही कठिन और बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अनोखा एक काम है, क्योंकि इसमें 20 तो G20 देश हुए, हाँ। 9 इनवाइटी कंट्रीज हुए, उसके अलावा हमारे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जो देश होते हैं वो हर देश अपने नेशनल सर्कमस्टांस की तरह एक अपनी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी कर रहा है और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है। तो सबके बीच में कंसेंसस लाना और करीब 100 इश्यूज से ज्यादा इश्यूज पर कंसेंसस लाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। व्लादिमीर पुतिन का न आना, उनका ये निर्णय, ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है? देखिए, वो ट्रैवल अभी नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो किसी और चीज़ों में व्यस्त हैं। पर उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और रशिया की तरफ से पूरी उनकी टीम यहाँ रहेगी और चर्चा करेगी। और वही उन्होंने बाली में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहां पर हालांकि जो जॉइंट कम्युनिके था उसमें रूस की ही आपत्ति बड़ी थी वॉर शब्द को लेकर। भारत इन चीजों को अवॉइड करने की तरफ देख रहा है? नहीं, हमारी चर्चा चल रही है। देखिए, यूक्रेन युद्ध हमारे लिए, हमने तो बनाया नहीं है ये युद्ध, और डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज का इसमें कोई रोल नहीं है। एक यूरोप में कुछ कंट्रीज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पर हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसमें हमने सारे डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस किया, हमने ग्रोथ के इश्यूज पर फोकस किया, हमने एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ली, कि साधारण व्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर फोकस किया। जैसे कि हमारे लिए बैलेंस्ड, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ आवश्यक है। कोविड की वजह से करीब बहुत सारे 20 करोड़ लोग पीछे चले गए, दारिद्र्य रेखा के पीछे चले गए, 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे आगे ले जाएं, उसमें लर्निंग आउटकम्स, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, हम हेल्थ में कैसे आगे बढ़े, हम न्यूट्रिशन में कैसे आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा कि क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसमें हम कैसे सारे देशों के साथ मिलके
काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने तो कार्बन स्पेस पूरी उपयोग कर ली है डेवलप्ड राज्यों ने, तो वो क्या कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश ने बनाया है उसको कैसे ग्लोबल साउथ के लिए उपयोग किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है कि विमेन लेड डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करें हम लोग, और उस पर बड़ी चर्चा रही है। और आखिरी की एक, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे, वो उस समय क्लाइमेट एक्शन और एसडीजी इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं थी, पर आज इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंस करना है, और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इन मुद्दों पर मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले असल में ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बड़े मुद्दों पर सारे देशों के बीच एक समन्वय, एक वो रेखा, मध्य रेखा हम कहें, उसे निर्धारित करना एक ज्यादा बड़ी चुनौती है। पर छोटी चुनौतियां भी तो आ जाती है ना, जैसे अब चीन ने कह दिया कि वासुदेव कुटुंबकम पर उसको आपत्ति हो गई कि संस्कृत भाषा ही नहीं है इसकी। तो इन चीजों से कैसे पार पाएंगे, और ये जो सोच है, ये जो हमारा नारा है इसका, उसे कैसे समाहित कर पाएगा हिंदुस्तान फिर? नहीं, तो हमारा जो लक्ष्य था, ये वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पे कुछ आपत्ति आई है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चाइना के साथ चर्चा कर रहे हैं, और जो हमारा मोटो है उसको हम आगे जरूर ले चलेंगे, आप फिक्र, वो शर्पा का काम है कि उसको सुलझा कर आगे ले चले। सुलझ जाएगा वो, नहीं, कोशिश पूरी करेंगे और आगे ले चलेंगे जी। पर ये जो जिन देशों को हमने चुना कि एक तो वो देश होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, वो आते हैं, जो जिसकी प्रेसिडेंसी है वो तय कर सकता है कि हम कुछ और देशों को आमंत्रित करना चाहते हैं। इन देशों को आमंत्रित करने के पीछे सोच भारत की क्या थी, इन 9 देशों को बुलाने की? देखिए, भारत की ये सोच थी कि G20 प्रेसिडेंसी 20 साल में एक बार आता है। ये एक अवसर है जो अफ्रीका के देश हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं मिडिल ईस्ट में, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबको इनवाइट किया जाए, और उनमें से 9 देश हम लोगों ने चुने जिनको कि इनवाइट किया है। तो ये 20 + 9 देश, इन सब ने मिल के साल भर चर्चा की है। अफ्रीकन यूनियन को लेकर जिस तरह से भारत ने कोशिशें की और अभी तक जिस स्तर पर है, आपको उम्मीद है कि जिस मंशा के साथ हम आगे बढ़े थे वो पूरा हो रहा है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे G20 नेताओं को चिट्ठी लिखी कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, और उस प्रपोजल का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, और ज्यादातर देशों ने, वहां के लीडर्स ने इसका बहुत वेलकम किया है, और इस पे चर्चा चल रही है, और ये लीडर्स समिट में चर्चा होके आगे चलेगा, पर ज्यादातर लीडर्स ने इसका बहुत बढ़िया वेलकम किया है। खासकर कोविड के समय के बाद प्रधानमंत्री जब कई देशों में जाते हैं तो वहां पर उनका जो आभार है वो उनके एक्शंस में दिखता है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनना इस समय कितना महत्वपूर्ण था, और क्या वाकई भारत प्रतिनिधित्व कर सकता है उस समूचे ग्लोबल साउथ का? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है कि हम अपनी प्रेसिडेंसी में थ्रू आउट लगातार हम एक डेवलपिंग कंट्री की वॉइस बन के निकले हैं, हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के निकले हैं। और जब आप बाद में जब देखिएगा आप इसको, समिट को पूरा और लीडर्स डिक्लेरेशन को देखिएगा, तो ये पूरी आवाज एक डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बन के, ग्लोबल साउथ की आवाज बन के निकलता है। और जब ये हमारी प्रेसिडेंसी शुरू हुई तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की जी, और सारे 125 देशों के साथ चर्चा की कि क्या होना चाहिए हमारा प्रायोरिटीज, और हमारी प्रायोरिटीज जो रही साल भर वो उस मीटिंग से निकली हैं। तो हमने जो साल भर चर्चा की है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटीज हैं, और इसीलिए डेवलपमेंटल इश्यूज, इनकी ग्लोबल डेट इश्यूज, इनकी फाइनेंसिंग इश्यूज, इनके एसडीजी गोल्स, ये सब बहुत ही आगे, लगातार साल भर हमने उन्हीं पर चर्चा की है।